प्रिय विद्यार्थियों, आज देखिए संधि का दूसरा चरण। एक चरण में हमने स्वर संधि देखी थी, आप दूसरे चरण में देखते हैं व्यंजन संधि। कहने की आवश्यकता नहीं है, जितनी महत्वपूर्ण स्वर संधि है उतनी व्यंजन भी है और विसर्ग भी है। तीनों को मिला करके संधि का पूरा प्रकरण होता है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि सवाल कहाँ से आ सकता है। स्वर संधि से भी, व्यंजन से भी और विसर्ग से भी। ये तय है कि निश्चित रूप से आपसे परीक्षा में संधि से संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। और देखिए, आज हम देखते हैं व्यंजन संधि। कहने की आवश्यकता नहीं है, व्यंजन का मतलब ही व्यंजन है। और इससे पहले हम देखिए, याद कीजिए, स्वर देख रहे थे, अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन दो ही तो वर्ण होते हैं हिंदी में, या तो होंगे स्वर या होंगे व्यंजन। और देखिए, स्वर में हमने देखा था कि स्वर संधि, और इस स्वर संधि में हमने 5 भेद देखे थे। और जैसा कि हमने कहा था, एक तरफ ये स्वर संधि है, दूसरी तरफ संधि के दोनों भेद हैं, यानी व्यंजन और विसर्ग। सामान्यतः परीक्षा में इसी से सवाल पूछे जाते हैं और ये ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई गौण है या इनका कोई महत्व नहीं है, आवश्यक ये भी है। कई बार क्या होता है कि इनसे एक सवाल पूछ लिया, एक इनसे भी पूछ लिया जाता है। अब इनके उदाहरण निश्चित है, इनमें अनिश्चित है, इनमें निश्चित उदाहरण है कि इनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है और जो भी है वो निश्चित है। कई बार क्या होता है कि हम नियमों को याद नहीं करके उदाहरणों को याद कर लेते हैं और उदाहरण से ही हम उसका नियम बना लेते हैं, और अन्य कोई शब्द आ जाता है तो उससे शब्द के आधार पर हम उसका भी संधि विच्छेद कर देते हैं या फिर संधि का नियम हम उसमें लगा देते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसे पढ़ने के, व्यंजन संधि को पढ़ने के 2 नियम है, वो हम आप बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या है व्यंजन संधि, थोड़ी सी इस पर दृष्टि डाल लेते हैं। व्यंजन संधि, अब जैसा इसका नाम है व्यंजन संधि, वैसा ही होता है। देखिए कैसे होता है व्यंजन संधि। व्यंजन, ये व्यंजन का मतलब व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल हो जाए। दूसरी स्थिति देखिए, या फिर व्यंजन वर्ण का स्वर से मेल हो जाए। तीसरी स्थिति देखिए, स्वर का व्यंजन से मेल हो जाए। बस 3 स्थितियां बनती है, चौथी नहीं बनेगी। आप कहें स्वर का स्वर से हो जाए तो फिर वो स्वर संधि चली जाएगी अलग। इस संधि में क्या है, एक तरफ व्यंजन होगा, देखो दोनों तरफ है तो भी कोई बात नहीं, इधर है, इधर व्यंजन है, इधर व्यंजन है। कहने का मतलब आप ये नहीं समझे कि स्वर आ जाएगा और आप मेल देख लेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे ही नहीं और उसको आप अनुमान लगा लेंगे कि ये स्वर संधि होगी, शायद नहीं। याद रखें, दोनों तरफ अगर स्वर है तो ही स्वर संधि होती है। दोनों तरफ में से एक तरफ भी अगर व्यंजन का आगम हो जाता है तो उसे आप व्यंजन संधि कहेंगे। पहली बात यह है, इसे आप अच्छी तरह से बैठा ले दिमाग में। हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि, लेकिन इसकी सामान्य जानकारी आप रख लें। कई बार क्या होता है कि संधि को पहचानने से ही संधि स्थिति क्लियर हो जाती है, कि संधि को हम पहचान ही नहीं पाए कि विसर्ग है, व्यंजन है या स्वर है, तो हमारे लिए संधि विच्छेद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए पहचाने, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से, दोनों में से एक तरफ निश्चित रूप से व्यंजन का आगम होगा तो वह स्वर संधि कहलाएगी। अब इसमें देखो, इसे पढ़ने के लिए, इन सब नियमों को पढ़ने के लिए व्यंजन संधि में लगभग 15 नियम है, 15, और कुछ नहीं है। कैचा टटे पे आ जाए तो उसका पंचम वर्ण हो जाएगा, चौथा पांचवा हो जाएगा, ये स इस स में बदल जाएगा, यही नियम है। ऐसा नियम नहीं है जैसा स्वर संधि में हमने पढ़ा था। स्वर संधि और स्वर में हमने कहा था 5 प्रकार हैं और उसमें हमने नाम दिया था। नंबर 1 पर है दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 पर है गुण संधि, नंबर 3 पर है वृद्धि। ये नाम नहीं है। इस संधि में यानी व्यंजन संधि में क्या है कि उन नियम है नहीं, वास्तव में नियम हमने खुद ने बना लिए याद करने के तरीके से। तो वो प्रक्रिया है बहुत बड़ी, विस्तृत, यानी उसे पढ़ने के लिए भी कम से कम 1 महीना तो व्यंजन संधि को चाहिए। और फिर भी वो नियम याद नहीं होते हैं कि कैसे इन वर्णों को याद रखें, ये वर्ण आएगा, ये आएगा, ये आएगा। क्या हुआ
कि जैसे ही भी कोई संधि बनी, किसी शब्द की संधि विच्छेद जैसा भी हुआ, उसको उसी नियम को बना करके अलग अलग व्याकरणाचार्य जो है वो अलग अलग उसको लिखने प्रारंभ कर दिए कि इसमें इस प्रकार से आता है, ये इसमें आगम हो जाता है, ये इसको देख करके रंग बदलता है, रूप बदलता है, ये इस प्रकार से इसका लोप हो जाता है आदि। तो देखो हमारे पास समय अभाव है और इतना समय है भी नहीं, और फिर इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए उदाहरण। अगर हमें उदाहरण अच्छे मिल जाएं, अगर इसके अच्छे उदाहरण मिल जाएं और ऐसे उदाहरण मिल जाएं कि वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हों, तो हमें नियमों से कोई मतलब नहीं है। हम क्यों पढ़ेंगे उसमें कि इस प्रकार से टप होते हैं, आना होता है, पांचम अक्षर होता है, ये होता है, नहीं। आपको सिर्फ हम ऐसे उदाहरण लेकर आए हैं और ऐसे उदाहरण बता रहे हैं। निश्चित रूप से अगर व्यंजन संधि से कोई संधि आपसे पूछी जाएगी तो उन उदाहरणों में आ जाएगी। आप प्रश्न पत्र देने के बाद भी ये आकलन कर सकते हैं। अगर वो हूबहू वो शब्द नहीं आया है तो नियम उसी का लागू होगा। तो जितने भी नियम हैं उन सब के अच्छे अच्छे उदाहरण और बहुत ज़्यादा उदाहरण लेकर करके हम संधि को देख रहे हैं। आपको कोशिश करनी है बस कि इस प्रकार से इस शब्द की संधि इस प्रकार से होती है, और थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हाँ इस प्रकार का वर्ण आने से वह वर्ण इस रूप में बदलता है, और सामान्यतः जहाँ तक हम सोचते हैं ये याद भी हो जाता है। नियम इनके हैं स्वर संधि के, इसलिए पूछे भी जाते हैं। अपवाद भी इनके इसलिए पूछे भी जाते हैं। इनमें नहीं है, इनमें उदाहरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उदाहरण ही आपको याद करना है। उन्हीं उदाहरणों में से सामान्यतः परीक्षा में आ जाता है यदि व्यंजन संधि से सवाल आएगा तो। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है व्यंजन संधि। एक शब्द देखिए जगदीश, क्योंकि इस स्वर से ही हम शुरुआत करते हैं। जगदीश, आपको कुछ भी नहीं पता इसमें कौन सी संधि है, और आप अनुमान लगाकर बैठ गए कि संधि विच्छेद करना है तो कहां से टुकड़े करें, कौन कौन से शब्द निकालें। अब इसको एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है इस शब्द को कि जगदीश का मतलब क्या होता है। आपको लगेगा कि ईस तो है इसमें, ईस, और ईस यानी भगवान होता है, ईस है। अब ये पता चल गया ईस है, तो ईस को तो लिखो आप पहले। अब क्या करना, इससे ईस हटाना है। अब इससे ईस हटाएंगे तो आपके पास देखो शब्द क्या बच गया, जगद, जगद द बचा है। और आपको इतना पता है जगत द तो कोई शब्द नहीं होता, इतना जगत को याद करते ही जगत याद आ जाएगा आपको, और आप सोचेंगे कि जगत, और जगत में तय हलंत होता है, और हलंत होते ही बस ये आ गया व्यंजन में, व्यंजन संधि। ध्यान से देखो, इधर हलंत होते ही यानी कि ये स्वर रहित हो गया और ये व्यंजन बन गया। अब इधर व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, इधर जरूर स्वर है। इससे हमने बहुत सारे दीर्घ संधि में बनाए थे, गुण में भी बनाए थे, अनेक संधियों में आते भी हैं। लेकिन इधर देखेंगे तो जगत तय और हलंत वाला बन रहा है, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि का भेद है ही नहीं, इसलिए उसका नाम भी नहीं है, व्यंजन ही आएगा। तो इसका इस प्रकार से जगदीश का हमने क्या कर दिया, जगत धन ईस। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका और है आपके पास कि आप ऐसा अनुमान करें कि जगदीश का संधि विच्छेद जगत और ईस होता है, ये आपको पता है। अब देखो ये पता है और ये याद था, लेकिन ये परीक्षा में नहीं आया, और परीक्षा में क्या आ गया, जगदम्बा आ गया। मान लीजिए परीक्षा में आ गया जगदम्बा, और मैंने भी यही बताया था क्या, जगदीश, और ये नहीं पढ़ाया और ये आ गया। तब आप इसको इसकी सहायता से इसे कैसे करेंगे ये थोड़ा जान लो। देखो आपको पता है कि जगदम्बा अंबा से बनी है, तो अंत में तो है अंबा। अब देखो अंत में क्या है, अंबा। आगे वाले विकार नहीं बदलेंगे, आ भी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदला है इसमें, अंबा। अब देखो अंबा है तो इसका मतलब द से ए हटाया है, तभी तो ए आया ना इधर। अब द चला गया तो क्या रह गया, या हलंत वाला रह गया, और हलंत होते ही समझ गए कि ये तो व्यंजन संधि है। देखो ए की ध्वनि द से ही ली हमने, यहां तक लिया है इसको। अब यहां से लिया है तो यहां क्या रह गया, केवल देखो जगत रह गया, जगद। अब आपको पता है जगदीश का पता था कि जगद कोई शब्द नहीं है, सब तो जगत है, और हलंत क्यों लगेगी, क्योंकि इससे ए पृथक किया है, ये लो हलंत।
तो आपका संधि विच्छेद जगदम्बा का क्या हो गया, जगत धन अम्बा। मैं चाहता हूं और हमारा प्रयास है कि आप इस दृष्टि से पढ़ें, स्थायी रहेगा और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। फिर आप उनमें नहीं उलझे रहेंगे कि आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी है और अधिक विद्वान भी नहीं बनना है। आपको केवल परीक्षा पास करनी है। जब विकल्प आपके सामने होंगे और इतनी बातें आपको याद रहेगी तो आप क्यों नहीं कर सकते। जगदीश का आपको संधि विच्छेद आता है तो क्या आप जगदम्बा का नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसी नियम से देखो। तो ऐसा ही हमारा प्रयास है। हम देखेंगे इस संधि को उदाहरणों से, उदाहरण, और अधिक से अधिक उदाहरण हम इसमें देखेंगे, जिनमें से 2 उदाहरण तो यही आ गए हमारे। और इन्हीं उदाहरणों में से अन्य कोई शब्द यदि आ जाता है, वैसे तो आएगा नहीं, सामान्यतः वही उदाहरण है जो घूम फिर करके संधि में पूछे जाते हैं। और क्यों पूछते हैं ये भी आप जान लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा पेच है और थोड़ा गलत होने की संभावना अधिक है कि छात्र इसमें भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए परीक्षक आपको देगा, वो तो चाहता ही है कि आपका गलत हो, और गलत देने के लिए, गलत होने के लिए ही वो प्रश्न पत्र में उसे सम्मिलित करता है। हमें क्या करना है, उस बात को समझ करके उसे सही करना है। अब देखिए, इसी प्रकार हम उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहले देखें थोड़ा सा व्यंजन संधि, और देखो परिभाषा वैसे है नहीं, लेकिन व्यंजन का मेल व्यंजन से हो अथवा स्वर से हो। एक तरफ से व्यंजन तो है, व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है और स्वर से भी हो सकता है। याद रखना कि किसी भी प्रकार से एक तरफ व्यंजन आएगा तो हम उसे कहेंगे व्यंजन संधि। अब देखो उदाहरण देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था, अधिक से अधिक उदाहरणों से हम इसे पुष्ट कर रहे हैं। और हमारे पास पहला शब्द है दिगंबर, और दिगंबर शुद्ध भी ऐसे लिखते हैं, दिगंबर, ठीक, दिगंबर। अब दिगंबर में समास भी है। दिगंबर का अर्थ क्या होता है, दिगंबर अलग चीज है। यहां हम सिर्फ पढ़ रहे हैं संधि के संदर्भ में, और क्योंकि हमारा संधि का प्रकरण व्यंजन का चल रहा है, इसलिए व्यंजन संधि है इसमें। अब देखो, इसमें जहां भी आपको लगे कि ये शब्द मैं पहचान रहा हूं, उसे अलग कर ले, या तो पहले वाला या दूसरे वाला। 2 शब्द निश्चित रूप से। अब आपको देखो पहले वाला पता चल गया, जैसे मान लो कि दिक और कै हलंत है, दिक, और आगे क्या रह गया, कै हलंत लगा दिया। तो इसी में जैसे इसको गैसे कै बनाया है तो क्या रह गया, अंबर, अंबर। बस कुछ नहीं किया, संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गया, आपका तैयार हो गया। अब संधि विच्छेद क्या हो गया, दिक दम अंबर। अब क्या हुआ है, कै हलंत वाला व्यंजन है और ये स्वर है, इन दोनों का मेल होने से क्या हुआ है, कै गै में बदला है। किस में बदला है, कै गै में बदला है, बदल गया। अब इसी को हम नियम कह करके लिखवा दें, बड़ा बड़ा लेख लिख दें, तो क्या मतलब है, कै गै में बदल गया। पहला वर्ण था और तीसरे में बदल गया। तीसरा चौथा का नियम चलता है इनमें, ऐसे कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, कै गै में बदल गया। अब देखो किस प्रकार से, गै था और उसे लाए वापस से, तो कै में बदल गया। और गै से क्या बदला, देखो कै। अब इसमें हलंत है और इसमें भी हलंत है, इसमें हलंत है, और यहां हलंत क्यों नहीं है, क्योंकि आगे ए आ रहा था और ए आकर के इसको पूरा कर देता है। अगर इतनी भी बात याद नहीं रखते हो और इन चीजों में भी नहीं जाते हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है, दिगंबर का संधि विच्छेद दिक धन अंबर होता है। दिक यानी दिशा होता है और अंबर यानी वस्त्र होता है, वस्त्र, परिधान आदि। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों उसको कहते हैं दिगंबर, और इसको निवस्त्र भी कह सकते हैं, यानी बिना वस्त्र वाला। नग्न अवस्था हो जाती है कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। अब इसका विशेष अर्थ निकलता है, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं जैन धर्म में। जैन देखो 2 पंथों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसका विशेष अर्थों में चला गया, तो आप समास में तो इसका आप बहुब्रीहि समास में ले जाएंगे। और संधि विच्छेद इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि अर्थ इसी प्रकार से इसका निकलना चाहिए। दिगंबर किससे बना है, अर्थ क्या देता है, और उसी प्रकार से हमने देखो क्या लिया, दिक, और दिक यानी दिशा।
दिक धन अंबर, इस प्रकार से हम कर देंगे। ऐसे एक दो शब्दों को आप ध्यान से समझेंगे, फिर ये संधि पकड़ में आने लग जाएगी, फिर आप इन शब्दों को संधि करने लग जाएंगे, संधि विच्छेद भी आप करने लग जाएंगे। तो दिगंबर का क्या हलंत है, दिक धन अंबर, ये संधि हो गई। वागीस, अब देखो शब्द आ गया आपके पास वागीस। अब वागीस में आप पहले वाला नहीं समझे, दूसरे वाला समझ गए कि ईस है, और ईस यानी ईश्वर होता है। अब यहां पर वाग है, तो वाग कोई शब्द नहीं है, वाक है, वाक। और उसी नियम से बनाया, देखो ग जो है वो कै में बदला है, कै जो है वो गै में बदला है। कै यहां बदलता इससे है, कै किस में बदला है, गै में बदला है। और ये पूरा इसलिए हो गया कि ई की मात्रा लग गई है आगे, पहले स्वर रही था, अब स्वर और आ गया, और ई स्वर आया तो ई की मात्रा लगेगी, तो संधि विच्छेद हो गया। वाक धन ईस, और वाक यानी वाणी, वाणी का स्वामी को कहते हैं वागीस, वाणी के स्वामी को कहते हैं वागीस, और वागीश्वरी ऐसे इसी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से संधि हो जाएगी इसकी। अब देखो दिग्दर्शन, बड़ा शब्द दे दिया दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। इसमें देखिए थोड़ा सा पेच है, इसमें गै आधा ही रहेगा और दर्शन पूरा हो जाएगा। अब इसकी संधि करनी है, देखो दिक, आपको पता है कै गै में बदला था, तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे क्या है, दर्शन, सीधा ही लिखा है दर्शन, दिक दर्शन, दिशाओं का दर्शन, चारों दिशाओं में दर्शन, चारों तरफ घूमने से मतलब है दिक और दर्शन। अब ये कै जो है ये अगर गै में बदल रहा है तो गै बदल गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे आगम जो है स्वर का नहीं हुआ। अगर स्वर का आगम हो जाता है, यहाँ पर ए आ ई उ कुछ भी स्वर होता तो उसकी मात्रा लग जाती और इस स्वर को पूरा कर देता, यानी कै को जो गै में बदला है इसे पूरा कर देता। अब नहीं करेंगे हम इसको, और यही गलती हम कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं कि हाँ कै तो गै में बदलेगा, तो हम क्या करते हैं दी गै, और फिर आगे दर्शन कर देते हैं, दिग्दर्शन ऐसे कर देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। क्यों? ये कै हलंत वाला पूरा कैसे हुआ? ये तो हम पहले वाले संधियों में पढ़ चुके हैं कि स्वर का आगम होने से ही ये व्यंजन पूरा होता है, बाकी नहीं होता है। और आगे व्यंजन ही आ गया, स्वर आया ही नहीं, और स्वर नहीं आया तो इसे पूरा नहीं करता। क्योंकि देखो दे की उत्पत्ति रचना कैसे हुई है, द हलंत और ऐसे हुई है। ये स्वर तो आ रहा था लेकिन बाद में आ रहा था, पहले नहीं आया, और हमें तो उससे मतलब है। इसलिए ये द कभी भी इस वर्ण को पूरा नहीं करेगा, इसलिए दिग्दर्शन ऐसे ही लिखा जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक परीक्षाओं में, अखिल भारतीय बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, आपको लगे कि आगे व्यंजन का आगम हो रहा है तो उस स्वर को पूरा नहीं करेगा। कै गै में तो बदल रहा है लेकिन हलंत है, ये याद रखें, और वो हलंत नहीं हटेगी, इसलिए आधा ही लिखा जाएगा वहां पर। इस प्रकार से लिख दिया। अब चाहे इसको इस प्रकार से लिख दो तो भी एक ही बात है, दिग हलंत लगा दी और दर्शन, इस प्रकार से। तो ये दोनों ही शुद्ध है। दिग्दर्शन दिक धन दर्शन से बनेगा, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए दिग्विजय, इसी से और देख लेते हैं। दिग्विजय ऐसे लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे ये देखो, शुद्ध शब्दों में भी इसको याद रखेंगे आप। क्यों लिखेंगे ये और देख लो, आपको पता चल गया। दिक, ये दिक से ही चल रहे हैं सारे, और दिक कै हलंत आएगा, और आगे भी विजय है, ये लो विजय, दिशाओं पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, दिक विजय, दिग्विजय। अब देखो कै किस में बदलेगा, गै में, तो हमने क्या किया, दी और कै को गै में बदल दिया, तो गै पूरा नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है देखो, वह हलंत वाला और फिर ई आ रहा है। क्या आ रहा है, वह हलंत और ई की मात्रा छोटी है तो ई, और फिर इस प्रकार देखो जय, और फिर ए, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब पहले वर्ण से मतलब है, मैं तो इससे मतलब है, इसमें तो ये तो व्यंजन है, और व्यंजन है तो इस स्वर को क्या पूरा करेगा, क्या नहीं करेगा। और आगे वाले में ई की मात्रा तो हमेशा याद रखो, मात्रा पहले लगती है, इस प्रकार से दिग्विजय। बहुत सीधा सिंपल सा है, इस खेल को समझ लो बस, और कुछ नहीं करना आपको, अलग से याद नहीं करना, बस इसी से निकाला, इसी से किया और इसी को दे दिया, इसी ने पूछा और उसी को वापस लौटा दिया हमने।
तो दिग्विजय इस प्रकार से। बहुत बार सोचते हैं क्या ये आधा आएगा या पूरा आएगा, अब देख लो ना खुद ही, पूरा कैसे होगा जब आगे स्वर है ही नहीं तो कैसे होगा। अगर आगे स्वर होता तो निश्चित रूप से गय पूरा हो जाता, कै गय में बदला है। तो दिग्विजय का इस प्रकार से हो जाएगा, दिक धन विजय से हो जाएगा संधि विच्छेद। सडानन, अब देखिए सडानन शुद्ध ऐसे लिखेंगे सडानन, और कई बार पूछा गया है सडानन। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, या तो पहले वाला शब्द या दूसरे वाला शब्द। अगर आपको दूसरे वाला शब्द समझ में आ गया तो लगाओ आनंद। अब ये समझ में नहीं आ रहा, सड आ रहा है सड, अब सड तो कोई है नहीं, अब क्या है सट है, सट। अब इसके हलंत लगाएं कि नहीं लगाएं, यहां देखो आ गया, और आ इसी से निकाला, आ निकालते तो ये हलंत हो गया, और ये हलंत ही लग गई बस। इधर आ को अलग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हलंत हो गया। स्वर को हमने अलग किया तो बचेगा क्या, शुद्ध व्यंजन। तो इस प्रकार से सट धन आनंद, सट यानी 6, तो इस प्रकार से सट आनंद, सडानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सट धन आनंद से हो जाएगा। ऐसा आपको विचार करना है। अब सट से बहुत सारे उदाहरण आएंगे, ये आए कि नहीं आए, लेकिन और आएंगे, क्या उसको नहीं कर सकते आप, कर सकते हो आप। इसी नियम से आप और भी कर सकते हो सटानंद। आगे देखो सदाचार, सदाचार। एक बार तो लगेगा कि या स्वर संधि है क्या, स्वर दीर्घ संधि का उदाहरण लग रहा है, लेकिन आप संधि तो करो कैसे, किस प्रकार से आएगा सदाचार, और देखो किस प्रकार से आएगा। आपको आगे वाला पता चल गया, आचार है इसमें तो लिखो आचार। आचार मत लिख देना, वो अलग शब्द है। आचार यानी व्यवहार, आचार हो गया। अब ठीक है, अब यहां पर देखो सद बनता है, शब्द क्या बच गया, सद, और दे हलंत आएगा क्योंकि आ चला गया ना अलग, स्वर निकाला है उससे दे से। अब सद शब्द नहीं है, सब तो सत है, सत। तो आपको क्या करना है, दे को किस में बदल दिया, तय में। यूं कहें कि तय किस में बदला है, दे में बदला है यहां। तो सत्य धन आचार से क्या बन गया, सदाचार। जिसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण सही है, उसको कहते हैं सदाचार। अब आचार में भी अलग है, देखो आ और चार, लेकिन हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं इसलिए व्यंजन का नियम यहां लागू हो गया है। किसका, इधर तो व्यंजन है, जो भी व्यंजन था हलंत लगती, और इधर स्वर है। और पूरा क्यों हुआ ये दे हलंत यहां क्यों नहीं है, क्योंकि आगे स्वर का आगम हो गया है, इसलिए पूरा कर दिया। हुआ तो क्या है, तय जो हलंत था ना वो बराबर दे हलंत में ही बदला है, लेकिन इस दे के अंदर देखो योग किसका हो गया, आ का हो गया। तो आ की मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी, और हलंत हटेगा। तो इस प्रकार से सदाचार का सत धन आचार बन गया है। बस इन शब्दों को देखते रहो, सुनते रहो, और बार बार पलट पलट कर देखते रहोगे, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। एक एक शब्द ये भी याद हो गए ना, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। फिर नियम में कहीं नहीं जाना, आपको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इन्हीं का याद रख लो। आपको इतना पता होना चाहिए कि दिगंबर का क्या होता है, वागीश का क्या होता है, जगदीश का क्या होता है, बस इतना याद रखो। अब उद्यान है, उद्यान संधि पूछ ली तो देखो उत और फिर यान, आगे क्या हुआ, व्यंजन ही आ गया, इसलिए ये स्वर व्यंजन पूरा नहीं हुआ। और पूरा नहीं हुआ है देख लो ध्यान से, क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो आप समझ जाओगे शायद। उद्यान ऐसे लिखते हैं, उद्यान, शुद्ध उद्यान। और यही क्या है कि द और या करके हम संयुक्त अक्षर बना दिए और ध्याय बना दिया, इसको है यही। तो इस प्रकार अब देखो ये हलंत है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे व्यंजन था, स्वर नहीं था, इसलिए उसको ऐसे ही किया। और यान तो यान है, तो कहने का मतलब है उत किस में बदला है, उद में बदला है। और दूसरी प्रकार से कहें तो तय किस में बदला है, द में बदला है, बस और कुछ नहीं किया। तो उद्यान का आप याद रख लेंगे, उत धन यान, उद नहीं कर देना है, बस ये याद रखना। फिर संधि कहां हुई, संधि में विकार उत्पन्न होना जरूरी है। जगदम्बा हम बता चुके हैं, जगत धन अंबा। और आगे देखो अब्ध, और ये बहुत बार पूछा गया है, अब्ध क्यों पूछा गया ये भी जान लो। अब आपसे पूछेंगे अब्ध का संधि विच्छेद, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको एक चीज समझ में आ गई, द आएगा अलग, तो करो ना इसको अलग, द। अब क्या बचा, अब,
और बै हलंत वाला। अब कोई शब्द नहीं है, अप जरूर शब्द है, ऐप और हलंत तो आएगी आएगी, आगे तो व्यंजन है। इसको पूरा किया ही नहीं तो आधा ही लिख दिया। देखो पै बै में बदला है और वही नियम है और कोई नियम नहीं है। उसमें क्या किया था हमने, कै को गै में बदला था, एक छोड़कर दूसरे में आ गए थे। तो अब पै को एक छोड़कर दूसरे में आओ, पै फै बै आएगा कि नहीं आएगा। उसी देखो पै फै और बै ऐसे ही होता है ना। ये था और किस में बदला, इसमें बदला, उसी नियम से, और कोई नियम नहीं है। ऐसा हम याद भी रख सकते हैं और चाहो तो आप इस प्रकार से ये याद रख लो कि अब्द का अप धन ध होता है, अप धन ध होता है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और वांग्मय देखिए, वांग्मय ऐसे लिखते हैं वांग्मय। अब इसका संधि पूछ लें तो निश्चित रूप से ये कै है वाक और आगे तो मय है ही, लीजिए वांग्मय। अब क्या है कि ये इस प्रकार से अपने पंचम अक्षर में चला गया, तो कै जो है पंचम अक्षर में चला गया तो वांग्मय इस प्रकार से बन गया। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वाक धन मय, और ये देख लीजिए हलंत है इसके। अब एक है सणमास, इसे भी देख लो, ये भी कैसे बनेगा। अब देखो किस प्रकार से बनेगा, स ट और आगे तो मास दिख ही रहा होगा शायद आपको, और ये अधूरा इसलिए है कि आगे तो व्यंजन है, स्वर था ही नहीं, इसलिए भी इसमें भी देख लो अधर। क्या हुआ है कि ट जो है आखिरी में उसमें बदला है अपने में, पंचम अक्षर में रूपांतरित हो गया है, पहला था आखिरी में बदल गया है। तो ट ठ ड ड न इस प्रकार से ये इसमें चला गया, तो ट किस में गया, इसमें चला गया। ये भी एक नियम है, आपको याद रखना है। सणमास का क्या हो जाएगा, सट धन मास, बस। और मैं समझता हूं कि एक बार देखने से याद हो जाता है ये। तो उन्नति देखिए, उन्नति क्या बनेगा, उत धन नति, आगे वाली मात्रा वगैरह कुछ नहीं बदलना है, उत धन नति। अब इसको देख करके ये भी बदल गया, न था और न को देखकर ये भी न में बदलेगा, तो देखो उ और आधा ही रहेगा, पूरा तो इसको कर ही नहीं पाया ये, और आगे वाला तो आएगा ही आएगा। ये लो उन्नति, रूप बदल गए, इसको कहते हैं रूप बदलना। उसको देखकर ये भी वैसा ही उसके जैसा ही बन गया। तो उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत धन नति, बस याद रखें, और उससे बनता है उन्नति। हाँ जगन्नाथ हम देख चुके हैं, वही जगदीश वाले जगन्नाथ हो जाएगा। और संकल्प देख लीजिए, संकल्प और संकल्प ऐसे लिखता है। अब बताओ अनुस्वार है तो निश्चित रूप से मैं में बदल जाएगी सम, और आगे क्या जाएगा कल्प। संकल्प का संधि विच्छेद हो जाएगा सम, मैं हलंत आएगी क्योंकि आगे तो व्यंजन है, स्वर नहीं है। सम धन कल्प से संकल्प, बस इतना याद रखें आप। अलंकार देखिए, अलंकार यहां अनुस्वार है तो यहां आ जाओ, अलम मैं हलंत और आगे क्या रह गया शेष कार। अलंकार का संधि विच्छेद होगा अलम धन कार, और दो शब्दों से मिलकर बना अलम और कार। अलम यानी आभूषण होता है, तो देखो इस प्रकार से भी अलंकार का हो गया। ये भी पूछा गया है बहुत बार। संकर, बिल्कुल वही काम करना है आपको, क्या करना है वैसा ही काम करना है। अब आगे तो कर तो है, देखो कर। अब क्या करें, क्या इससे यही रखें क्या, इससे ऐसे तो देखो मैं बनता नहीं है, ये तो कोई शब्द है नहीं, तब ने क्या किया इसको इसमें लिख दिया सम। ये तो है ना, ये तो है, उपसर्ग भी है सम और कर, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और अलग हो जाता है। क्या याद नहीं रखोगे, संकर का क्या होगा सम, ये आएगा। गलती से भी वो सह नहीं लिख देना, सम धन कर। अब बन गया क्या संकर। संकर भी ऐसे लिखेंगे और संधि भी ऐसे करेंगे, विच्छेद भी ऐसे करेंगे। ये दोनों बातें संकर के संदर्भ में याद रख लेना, एक बार देखते ही याद हो जाएगा आपको। संस्कृत, री लगा हुआ है देखो नीचे, संस्कृत, कृत नहीं है संस्कृत। अब देखो किससे बनेगा, सम से ही बनेगा ना, सम धन कृत, समधन कृत, इस प्रकार से। अब इसमें किसका आगम हो गया देखिए,
अनुस्वार तो इसमें है, ये आदेश है का इसमें इस प्रकार से हलंत युक्त से का आगम हो गया है। योग करने से समधन कृत ही होगा। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इस व्यंजन संधि में ऐसा ही होता है कि हम किस किस नियम को कैसे कैसे याद करें, संभव ही नहीं है। और याद कर लें तो आपकी जो याद करने की क्षमता है उसको ये नियम ही ले जाएंगे और आप नियमों के चक्रों में फिर में पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये पूछते हैं और ये महत्वपूर्ण है। संस्कृत का सम धन कृत से होता है और आपसे पूछे उपसर्ग कौन सा है तो सम उपसर्ग है। संधि विच्छेद क्या है, सम धन कृत है। बस बना क्या, संस्कृत बना है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। और देखिए अन्य उदाहरण, मृत्युंजय। और मृत्युंजय भी कई बार पूछा गया है। शुद्ध तो देखो ऐसे लिखते हैं मृत्युंजय, ठीक है। मृत्युंजय आपको पता चल गया मृत्यु है। अब आगे अनुस्वार भी है तो अभी तो संधि बननी ही है, बाकी है। आगे भी अगर वो आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अनुस्वार को आधे में मृत्युम और आगे क्या करेंगे जय। शेष रह गया वो मृत्युम और फिर जय। अब मैं हलन तो ते क्या हो गया, बस व्यंजन संधि में चला गया और व्यंजन संधि का नियम लग गया। कुछ नहीं हुआ, अनुस्वार जो है वो मैं में बदल गया है। इस प्रकार से मृत्युंजय तो संधि विच्छेद हो जाएगा, मृत्युम धन जय। इस प्रकार से संतोष, देखिए संतोष। अब आपको पता है कि आगे तो क्या है, तोष है, बिल्कुल। अब इधर क्या रह जाएगा, सम, और मैं हलंत आएगा सम में। उपसर्ग का उपसर्ग भी है सम, सम धन तोष। तोष यानी गुस्सा होता है और हर प्रकार की स्थिति परिस्थितियों में समान रहने वाला संतोष। तो सम धन तोष, संतोष का ये हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। अब इससे भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। अनेक शब्द ढूंढिए आप, अनेक शब्द मिलेंगे जो इस नियम से चलेंगे। अब क्या उस सभी उदाहरणों को हम लिखना और पढ़ना आवश्यक है? नहीं है। आप इस एक उदाहरण को याद कर लेंगे, परीक्षा में इससे मिलता हुआ आएगा। अगर संतोष का नियम याद है, संतोष में सम धन तोष होता है, तो आप दूसरा भी कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे। अब देखिए जगजीवन, जग और जीवन, कुछ नहीं, वही नियम है, जगत, बिल्कुल जगत है। और आगे क्या है, जीवन। लेकिन दो बार क्यों लिखा है देखिए, और वो जय क्यों लिखा है, ये तो इसको देख कर के रूप बदलता है। और आधा इसलिए है कि आगे तो व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए पूरा नहीं कर पाया इसको, और इसी के नियम में बदल गया। देखो जग जीवन, थोड़ा जोर पड़ गया यहाँ पर, बस मिलाते ही। पहले जगत जीवन था, अब उसको जग जीवन बोल दिया। तो इस प्रकार से ये भी कई बार पूछा गया है और महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि आप क्या करेंगे, जगत और जीवन को अलग प्रकार से करेंगे कि ये तो पहले से आ गया, तो दो बार जय आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ये याद रखें। ऐसे भी कई बार बड़े शब्द भी पूछ लेते हैं। आच्छादन देखिए, शुद्ध तो ऐसे लिखेंगे आच्छादन। अब देखो संधि कहाँ होगी, ये देखिए आ और छादन, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, शब्द सार्थक होने चाहिए, बिल्कुल सार्थक होने चाहिए। और ये सब भी उपसर्ग के चल रहे, आ और छादन। इस छह से क्या हुआ है कि एक चय का आगम हो जाता है, तो क्या बन गया, दोनों को मिलाने से एक चय का और आगम हो गया। और हलंत वाला इसलिए हुआ है कि ये पूरा किसी भी स्वर के द्वारा नहीं हो पाया, तो अब शब्द क्या बन गया, आच्छादन, आच्छादन। बस ये याद रखें आप, महत्वपूर्ण है ये भी। और देखो आच्छादन, अब ये तो नहीं कहेंगे कि इसमें कहां पर व्यंजन आ गया, बिल्कुल यहां तो स्वर है लेकिन ये व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि है। स्वछंद में स्वधन छंद, इस प्रकार से, ये छंद गलत है, स्वछंद देखिए, स्वछंद। अब इसमें क्या हुआ, स्व। अब आगे क्या बना है, छंद, शेष जो रह गया वही छंद। अब किसका आगम होगा, छह आते ही किसका आगम हो गया, चय का। वही नियम है बस, और कुछ नहीं है, वही बात है। स्वछंद का स्वधन छंद होगा, बस। तरु छाया तो इसी प्रकार से बन जाएगा ये भी। अभिषेक, ये महत्वपूर्ण है फिर,
अभिषेक। और याद रखना अभिषेक ऐसे ही लिखेंगे, शुद्ध शब्दों में कई बार पूछा गया अभिषेक। और संधि में तो बहुत बार पूछा गया। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, गलती कहाँ करेंगे, ये देख लो आप, अभिधन शेख, से बदल गया भाई, कौन से कौन सा से हो गया, ये देख लो। संधि विच्छेद यही होगा। और विकल्प में क्या होगा आपके पास कि अभिषेक का संधि विच्छेद होगा और वहां पर ये भी होगा। और आप देखेंगे कि यही करते हैं भाई। ये कर रहे हो तो सोच लो एक बार, क्या संधि हो रही है, एक संयोग हो रहा है, ये जोड़ दो दोनों को, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो संधि नहीं है फिर, इसलिए इसमें यह स बदल जाएगा। स जो षटकोण वाला है सांप में बदल जाएगा, अभी और शेख हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण है, अभिषेक का इस प्रकार से हो जाएगा। विषम, एक शब्द है विषम, बिल्कुल वी उपसर्ग है। अब सम क्या ऐसे होता है क्या, सम लिखना है, सम तो ऐसे ही लिखेंगे हम, सम, सम यानी समान, विशेष रूप से समान। तो देखो वी सम इस प्रकार से विपरीत अर्थ देगा, हालांकि समान नहीं है वो। वी धन सम, ये षटकोण वाला इसमें बदल गया है, या यूं कहें ये किस में बदला है, इसमें बदल गया। तो विषम का वी धन सम होगा। ऐसे ही है रामायण, और ये भी महत्वपूर्ण है, रामायण ऐसे ही लिखेंगे, रामायण। संधि करो तो राम होगा, पता है, और फिर क्या होगा, अयन। सही है क्या, अयन कोई शब्द नहीं है। अब क्या करेंगे, राम धन अयन, अयन कर दें। विकल्प में ये भी आ गया, राम धन रे कर दिया क्या, अयन, या तो ये लिख दिया और एक बार यण लिख दिया, अयन। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये नहीं आएगा, क्योंकि अयन कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है, अयन है। और यही नियम लग गया, और तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। राम धन अयन इस प्रकार से नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि ये क्यों आई इस संधि के अंदर, ये देखिए आप किस प्रकार से इसमें संधि में हम कहते हैं कि ये तो क्या उसका उदाहरण नहीं हो सकता क्या। ये वास्तव में क्या है, रामन है, ये रामन। तो इस प्रकार से ये लोप हो जाता है इसका, और इस प्रकार से ये संधि बन जाती है। इसमें विशेष नियम जो याद रखने का है वो ये है, अणे जो है वो न में बदल जाएगा, बस इस प्रकार से ये याद रखें। कुछ में हमारे सारे नियम भी फेल हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, केवल उसके संधि विच्छेद को याद कर लेना है, बस कि उसका संधि ऐसे होगा, ये याद कर लें। अच्छा है कि उस नियम में याद करने में काफ़ी समय व्यय करें, उससे अच्छा है इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा, ये याद कर लिया आप। और देखो परिणाम, तो इसका देखो परिधन, अब नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे। और कुछ नहीं हुआ, देखो परिणाम तो ऐसे लिखते हैं, परिणाम। अब अगर संधि कर रहे हैं तो परी रह जाएगा, ये परी उपसर्ग है। अब नाम नहीं करेंगे, यहां करेंगे नाम, और इसीलिए इसको पूछा जाता है। ये ण जो है वो न में, न किस में बदल गया, अण में बदल गया। तो परिणाम का संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। और नारायण देख लियो, नार धन अयन, अण न में बदल गया, वही नियम है रामायण वाला। प्रसारण, प्रसार धन न में बदला है, न। और ये महत्वपूर्ण है, संसद सदस्य। देखिए संसद तो ऐसे लिखेंगे, और संसद में हलंत आती है, याद रखना। बहुत बार हम नहीं लिखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से संसद में, संसद लिखना है तो द हलंत वाला ही आता है। प्रचलन में नहीं लिखते हैं, लेकिन नियम यही है, शुद्ध तो ऐसा ही हुआ है, संसद ऐसे लिखते हैं। अब देखो क्या हुआ है, किस प्रकार से बदला है, संसद, और ये द तय में बदलेगा। अब तो इस प्रकार से हो गया। अब इसको पूरा करने के लिए स्वर चाहिए, जो आगे है नहीं है, तो ये सही आ जाएगा। और अजीब सा शब्द बन गया, संसद सदस्य, संसद सदस्य इस प्रकार से बन गया, संसद से संसद सदस्य बन गया। और ये पूछा गया है, आप क्या करोगे, इसी को इसी प्रकार से आधा लिख करके आगे कर दोगे, और वो फिर क्या होगा,
गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संधि है ही नहीं, आपने तो योग कर दिया, इसलिए विकार किस में, द किस में बदला है, तय में बदल गया। इसीलिए इसको संधि के प्रकरण में शामिल करते हैं और व्यंजन संधि इसमें हो जाती है। निषेध, बिल्कुल ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसी प्रकार का उदाहरण। तो क्या हो जाएगा, नी और आगे क्या हो जाएगा, सेद, और सह ये होएगा सेद। इस प्रकार से सेद, नी धन सेद और सह, आपने अभिषेक में देखा था वही नियम इसमें आ गया। उन्मुख, और उन्मुख हम ऐसे लिखते हैं, उन्मुख, उन्मुख। अब देखिए उ और द हो जाएगा यहाँ, और आगे हो जाएगा मुख। ये न जो है वो द में बदल गया, ये यूं कहें द किस में बदल गया, न में बदल गया। तो उद आएगा या उत नहीं आएगा, उद आएगा, बस ये याद रखें, उन्मुख में उद आएगा। ऐसे ही एक शब्द है मणमूर्ति, और शुद्ध ऐसे लिखेंगे मणमूर्ति, ये शुद्ध है। अब इसमें आप शब्द को पहचानिए, एक शब्द कौन सा आप पहचान पा रहे हैं, तो आप पहचान पा रहे हैं मूर्ति, तो मूर्ति कर दीजिए। या फिर ये पहले वाला पहचान पा रहे हैं मृद है, मृद, मर्दा इसी से बनती है मृद, और मूर्ति मृद धातु से, तो इस प्रकार से मृद धन मूर्ति। द हलंत है इसलिए व्यंजन संधि चलेगी, तो क्या बन गया, मृद। अब द के समय बदला, अण में बदल गया। इस प्रकार से भी आप इसको याद कर लें, बस मृद धन मूर्ति से मणमूर्ति इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसे ही शरद महोत्सव देखिए, शरद अलग अलग लिख देता हूं, चलो पहले संधि कर देते हैं, शरद और महोत्सव, दोनों शब्द ऐसे ही लिखेंगे ना। अब इनकी क्या है कि संधि करो, यानी योग करना है दोनों का। शरद महोत्सव अब कैसे बनेगा, देखो आगे वाले बिल्कुल नहीं बदलने हैं, और इस प्रकार से शब्द बन गया। और ये देख लीजिए, शरद महोत्सव, शरण महोत्सव, इस प्रकार से शब्द बन गया। और ये महत्वपूर्ण है, ये द जो है यहां किस में बदला है, न में बदला है। किस में बदला है, न में। और इस प्रकार से ही बनेगा। आपको बहुत सारे विकल्प अलग अलग कुछ भी दे सकता है। शरद महोत्सव का शरद और महोत्सव, शरद का महोत्सव होता है, हालांकि उसमें भी आगे संधि हो जाएगी, लेकिन इसका युग्म कैसे होगा ये देख लो, संधि कैसे होगी, शरद न, आधा न हलंत वाला आ जाएगा। और पूरा इसलिए नहीं हुआ कि आगे व्यंजन आ गया, स्वर नहीं आया। और ये महत्वपूर्ण है। निष्ठा, ये भी महत्वपूर्ण है। निष्ठा निश्चित रूप से नी है, उपसर्ग भी है और संधि भी हो जाएगी इसमें, नी। अब इसमें सैग है, किस में बदलेगा, इसमें। और ट जो किस में बदलेगा, थ में। ऐसा ही है, इसलिए ऐसे शब्द आएंगे ठ वाले, तो किस में बदलेगा, थ में। और स किस में बदलेगा, इस स में बदल जाएगा। तो निष्ठा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी धन इष्टा। नी है धन नहीं करना है तो विसर्ग हो जाएगी, नी धन इष्टा। और देखो लास्ट का यही है, नी धन इष्टा से क्या बनेगा, निष्ठा। बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार देख लिया तो आप अवश्य इसको ऐसा कर सकते हैं। हमने शायद और भी किसी प्रत्यय उपसर्ग के संदर्भ में भी ऐसे इसको देखा था कि इस प्रकार से इष्टा बन जाता है। और ये उदाहरण और देख लीजिए, युधिष्ठिर है। पहली बात तो युधिष्ठिर ऐसे लिखते हैं, युधिष्ठिर, और ये स और ठिर। पहली बात तो शुद्ध, और कई बार शुद्धतम भी पूछ लेते हैं। अब इसका संधि क्या करते हैं हम, युद्ध से कर देते हैं। युद्ध कैसे होगा भाई, ई को कहाँ उठाएंगे और फिर जाएगी कहाँ, नहीं होगा, तो इसका होगा युद्धि, युद्धि। और फिर ये ठ और स आ गए, ये वही नियम आ जाएगा आपका अभी निष्ठा में आया था, स्थिर। स अपना रूप बदल गया और ठ भी थ में बदल गया है, तो इसका होगा युद्धि धन स्थिर। इस प्रकार से युधिष्ठिर। तीन बातें महत्वपूर्ण आ गई। शुद्ध शब्द ऐसे लिखते हैं और संधि इस प्रकार से होती है, स और ठ इसमें कर्म स और थ में बदल जाते हैं, तो युधिष्ठिर। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। और इसी के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है। सुषमा, और देखिए
सुषमा कैसे लिखेंगे, ऐसे संधि करेंगे तो सु। अब देखो स ये नहीं आएगा, अब क्या करेंगे, समा, ये वाला सम से समा बनाया तो सुधन समा। अब इधर क्या आ गया, व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि हो गई है। और संधि में परिवर्तन और विकार हुआ है, स किस में बदला है, इसमें बदल गया है। अगर नहीं बदलता तो फिर संधि नहीं होती, तो सुषमा का क्या होगा, सुधन समा हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। अब एक है पक्षीराज, ये भी महत्वपूर्ण है, पक्षीराज। अब इसका संधि क्या होगा, देखो पक्षिन, और आगे क्या हो जाएगा, राज। न हलंत है, और हलंत है इसी का लोप हो जाता है, बस ये लोप का नियम है कि कोई व्यंजन का लोप हो जाना, और लोप होकर भी परिवर्तन हुआ है, इसलिए पक्षीराज ऐसे बना है। कई बार पूछते हैं कि पक्षीराज में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी आएगी, छोटी आएगी, ये बहुवचन में चला गया है, और क्यों गई है ये भी देख लीजिए। ये कैसे बदलेगी, मात्रा तो कभी बदल ही नहीं सकती, पै भी नहीं बदलेगा, राज भी नहीं बदलेगा, केवल विकार यहाँ हुआ है जहाँ युग्म होता है, और न का लोप हो गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से पक्षिन और धनराज, तो पक्षिन राज इस प्रकार से बन जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है व्यंजन संधि के उदाहरणों में। ऐसे ही है राजर्षि, और राजर्षि ऐसे लिखते हैं, क्या होगा, राजन और ऋषि। व्यंजन संधि तो इस प्रकार से इसकी होगी, राजन धन ऋषि। अब उसमें एक नियम और देखा था, इसका दो विच्छेद होते हैं, राजा धन ऋषि, तब आपको अलग संधि चली जाएगी। अब देखो राजन धन ऋषि से कर रहे हैं, अब न का लोप हो करके क्या हो गया, जोड़ दिया दोनों को, राज ऋषि हो गया। री की मात्राएं चली जाएगी तो उसमें चलेगी राजर्षि बन गया। तो राजन धन ऋषि, कई बार ये पूछा गया है, बहुत बार, हम इसको और संधि में नहीं ले जाएं, इस संधि से भी एक बार विचार करें। अहोरात्र, ये अपवाद है और कुछ का विशेष नियम है, इसलिए देखिए अहोरात्र आपको पता चल गया, अहन से बना है, और अहन इस प्रकार से लिखते हैं, अहन अहन। और फिर रात्र नहीं होता है, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं, शब्द होता है रात्रि। अब यहां दो नियम लग गए, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, दोनों का लोप हो गया, क्या बन गया, अहोरात्र। तो इस प्रकार से बन गया अहोरात्र। रात्रि ही आएगा, संधि विच्छेद करोगे तो कहीं पर भी अगर आपका आ जाए रात्रि, तो रात्रि ही लिखें, रात्र नहीं करें। और जब उससे कोई शब्द बन रहा है, जैसे नवरात्रा ऐसे बनते हैं, तब वो रात्रि त्रि हटा दे, ई हट जाएगा, उसका लोप हो जाता है और त्रयी रहेगा। फिर ये हम पहले भी कर चुके हैं। एक शब्द है अहर्निश, अहर्निश। अब देखो बहुत जगह लिखा रहता है अहर्निश सेवा में है, ऐसे लिखा रहता है, तो इसका मतलब है अहन, और फिर अगर निस है तो निशा हो गया, आगम हो गया, देखो, और इसमें ये लुप्त हो गई। न भी हट गया, किस प्रकार से, न किस नहीं हटा नहीं है, न में ई की मात्रा जोड़ करके किस प्रकार से बन गया। तो सब तो हमारे पास अहन यानी दिन और निश यानी रात, दोनों को मिलाकर कहते हैं अहर्निश। इस प्रकार से इसमें आप कहो तो नियम लगा है, आप कहो तो नियम लगा ही नहीं है इसमें किसी भी नियम में, लेकिन निश्चित रूप से संधि तो ऐसे ही होगी इसकी, ये याद रखना है। अहर्निश ऐसे लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, अहन धन निशा हो जाएगा। निशा यानी रात, अहन यानी दिन, दिन रात जो सेवा हो उसको अहन निश कहते हैं। दुशासन, बिल्कुल दुशासन, संधि के संदर्भ में देख रहे हैं और व्यंजन संधि में देख रहे हैं, तो ये लीजिए दुस लगेगा, दुस ऐसे लिखे जाएगा, आगे क्या, शासन। इस से ये भी सह बदल गया और इस प्रकार से इनमें विकार हो गया, और दुशासन का संधि विच्छेद होगा दुस धन शासन। ऐसे अनेक हैं जो इस प्रकार से दो बार लिखेंगे, जैसे निःशुल्क था, वो उसको भी संधि में ला सकते हो, विसर्ग में भी जाएगी वो, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। दुशासन। ऋण, ऋण, और ये महत्वपूर्ण है, री तो री रहेगा और अण जो है वो न में जाएगा यहाँ, और यहाँ व्यंजन आने के कारण व्यंजन संधि हो गई। ऋण का संधि विच्छेद हो जाएगा री धन न, बस दो ही वर्ण थे, दोनों को ही कर दिया। लेकिन विकार कैसे संधि क्यों कहें, क्योंकि न में बदल गया इसलिए।
और ये थे आपके बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण शब्द जो व्यंजन संधि के हैं। कोशिश थी कि महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आए हैं आप इनको याद कर लें। आपके पास समय होता और अधिक तो हम इसको और अधिक विस्तार से पढ़ते, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसी संधि को ही नहीं पढ़ना है, व्यंजन को ही नहीं पढ़ना है, और बहुत सारे प्रकरण और बहुत सारे पाठ्यक्रम आपके पास हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनसे आपका काम चल जाएगा। आप इन उदाहरणों को याद कर लें अच्छे से, तो आपके सामने या तो ये उदाहरण आएंगे या इनसे मिलता हुआ उदाहरण आएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई नियम है नहीं। इसलिए संधि इसी नियम से आधार पर होगी। शब्द पर थोड़ा सा विचार कर लें, उसकी शुद्धता का ध्यान रखें, कौन सा वर्ण कौन से में बदलेगा, ये थोड़ी सी जानकारी आप रख लें। आज के लिए इतना ही है, फिर आएंगे आगे वाले संधि का प्रकरण लेकर। धन्यवाद।